नमस्ते दोस्तों, और प्रॉफिट पेज पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में गोता लगाने वाले हैं जिसने न सिर्फ मेरी बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों की वित्तीय सोच को हमेशा के लिए बदल दिया है। ये कोई साधारण फाइनेंस की किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा रोड मैप है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम उस चूहा दौड़ से बाहर निकलकर वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर चल सकते हैं। ये किताब है रॉबर्ट कियोसाकी की अमर कृति रिच डैड पुअर डैड। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक दर्शन है जो हमें धन, शिक्षा और सफलता के प्रति अपने पूरे नजरिए पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कड़ी मेहनत करने के बावजूद वित्तीय रूप से संघर्ष कर रहे हैं, जो ये समझना चाहते हैं कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं और कैसे अपने लिए संपत्ति बनाते हैं, तो अगले कुछ मिनट आपके लिए अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान साबित होने वाले हैं। हम इस किताब के हर एक पहलू को बारीकी से समझेंगे, ढेर सारे उदाहरणों के साथ, ताकि आप इसे अपनी जिंदगी में आसानी से लागू कर सकें। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि ये सफर होने वाला है ज्ञान से भरपूर और आपकी वित्तीय भविष्य को हमेशा के लिए बदल देने वाला। भाग 1। दो पिताओं का नजरिया, दो अलग दुनिया, दो विपरीत शिक्षाएं। रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी दो प्रभावशाली व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्होंने उनके जीवन को दो बिल्कुल अलग दिशाओं में मोड़ने का काम किया। पहले हैं उनके अपने जैविक पिता, जिन्हें वो स्नेह से पुअर डैड कहते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो उच्च शिक्षा प्राप्त थे, जिनके पास पीएचडी की प्रतिष्ठित डिग्री थी और जिन्होंने एक सरकारी कर्मचारी के रूप में अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से बिताई। दूसरे हैं उनके बचपन के सबसे अच्छे दोस्त के पिता, जिन्हें वो आदर से रिच डैड कहते हैं। एक ऐसे शख्स जिन्होंने केवल 8वीं कक्षा तक ही शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन अपनी उद्यमशीलता की सोच और वित्तीय समझ के दम पर एक सफल और अमीर व्यवसायी बने। इन दोनों पिताओं के जीवन के प्रति दृष्टिकोण, मूल्यों और खासकर पैसों के प्रति उनकी सोच में जमीन आसमान का अंतर था। पुअर डैड का पूरा जीवन सुरक्षा, स्थिरता और एक निश्चित आय के इर्द गिर्द घूमता था। वो हमेशा रॉबर्ट को यही सलाह देते थे कि खूब मन लगा के पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और एक प्रतिष्ठित कंपनी में सुरक्षित नौकरी हासिल करो। उनका मानना था कि पैसा कमाना कड़ी मेहनत का फल है और अमीर लोग अक्सर अनैतिक तरीकों से धन अर्जित करते हैं। वे अक्सर कहते थे कि पैसा ही सभी बुराइयों की जड़ है और हमें हमेशा अपनी ज़रूरतों को सीमित रखना चाहिए। जब कभी भी निवेश या वित्तीय जोखिम की बात आती थी, तो उनका पहला जवाब होता था, ये बहुत जोखिम भरा है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। वहीं दूसरी ओर रिच डैड ने रॉबर्ट को एक बिल्कुल विपरीत दुनिया दिखाई। वे मानते थे कि पैसे से डरना या उसे बुराई मानना गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। उनका कहना था कि तुम्हें सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सीखना चाहिए कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम कर सकता है। रिच डैड ने रॉबर्ट को अपनी शुरुआती उम्र से ही अपने व्यवसायों में शामिल करना शुरू कर दिया था। उन्हें अपनी व्यावसायिक बैठकों में ले जाते थे और उन्हें व्यावहारिक वित्तीय ज्ञान देना शुरू कर दिया था। रिच डैड के लिए जोखिम कोई डरावनी चीज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चुनौती थी जिसे समझकर, सीखकर और सही रणनीति बनाकर आसानी से प्रबंधित किया जा सकता है। उनका मंत्र था, डर से भागो मत, बल्कि उससे सीखो और उसे अपनी ताकत बनाओ। इस पहले भाग का सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है कि हमारी वित्तीय सफलता या असफलता हमारी सोच पर बहुत अधिक निर्भर करती है। गरीब और अमीर मानसिकता के बीच का अंतर ही निर्धारित करता है कि हम अपनी वित्तीय यात्रा में कहाँ पहुँचते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी हमें ये समझाते हैं कि हमें अपने बचपन से मिली उन वित्तीय मान्यताओं पर सवाल उठाना होगा जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। भाग 2। वित्तीय साक्षरता की नींव संपत्ति, एसेट्स बनाम देनदारी, लायबिलिटीज। रिच डैड पुअर डैड का यह अध्याय वित्तीय शिक्षा का मूल आधार है। कियोसाकी स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि अमीर बनने का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह समझना है कि संपत्ति, एसेट्स और देनदारी, लायबिलिटीज के बीच का बुनियादी फर्क क्या है। संपत्ति, एसेट, कियोसाकी के अनुसार एक संपत्ति वो है जो आपकी जेब में लगातार पैसा डालती है, चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं। देनदारी, लायबिलिटी, इसके विपरीत एक देनदारी वो है जो आपकी जेब से लगातार पैसा निकालती है, जैसे कि आपके खर्चे और कर्ज। हमारे समाज में एक बहुत ही आम और भ्रामक धारणा है कि हमारा महंगा घर, हमारी नई चमचमाती गाड़ी या हमारे ब्रांडेड कपड़े हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन कियोसाकी इस पारंपरिक विचार को पूरी तरह से चुनौती देते हैं और इन्हें अक्सर देनदारियां मानते हैं। आइए इसे एक व्यावहारिक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे शहर की कहानी
विकास और तरुण। विकास और तरुण दोनों ही अच्छे दोस्त थे और उन्होंने एक साथ अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की। दोनों को एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई और उनकी शुरुआती सैलरी भी लगभग एक जैसी थी। विकास, जो हमेशा से ही आलीशान जीवन जीना चाहता था, ने अपनी पहली बड़ी सैलरी मिलते ही एक बड़ा और सुंदर घर शहर के बाहरी इलाके में खरीद लिया। उसने एक नई लग्जरी कार भी फाइनेंस करा ली। उसे लगता था कि अब वो फाइनली सफल हो गया है और उसके पास संपत्ति है। दूसरी ओर तरुण थोड़ा अलग सोचता था। उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा बचाया और शहर के अंदर एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीदा, जिसे उसने किराए पर दे दिया। उस किराए से मिलने वाली आय उसकी अपार्टमेंट की ईएमआई और अन्य खर्चों को कवर करने के बाद भी कुछ अतिरिक्त पैसा उसकी जेब में डालती थी। ये तरुण के लिए एक संपत्ति थी। कुछ समय बाद तरुण ने उस अतिरिक्त आय और कुछ और बचत मिलाकर एक और छोटा अपार्टमेंट खरीद लिया और उसे भी किराए पर दे दिया। अब उसके पास 2 संपत्तियां थीं जो उसे निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम दे रही थी। उधर विकास हर महीने अपने बड़े घर की ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस और अपनी महंगी कार की ईएमआई, इंश्योरेंस और पेट्रोल पर एक बड़ी रकम खर्च कर रहा था। उसकी जेब से लगातार पैसा निकल रहा था, इसलिए विकास की संपत्तियां वास्तव में उसके लिए देनदारियां साबित हो रही थीं। कियोसाकी इस अध्याय में ये जोर देते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें आय उत्पादक संपत्तियों की एक गहरी समझ विकसित करनी होगी। कुछ प्रमुख प्रकार की संपत्तियां इस प्रकार हैं। रियल एस्टेट। रियल एस्टेट किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, व्यावसायिक इमारतें, गोदाम या जमीन जो नियमित रूप से किराया या मूल्य वृद्धि के माध्यम से आय प्रदान करती हैं। स्टॉक और बॉन्ड। स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स अच्छी कंपनियों के शेयर जो लाभांश डिविडेंड्स देते हैं और समय के साथ जिनका मूल्य बढ़ता है, और सरकारी या कॉरपोरेट बॉन्ड जो ब्याज के रूप में नियमित आय प्रदान करते हैं। व्यवसाय। बिजनेसेस एक ऐसा सुस्थापित व्यवसाय जिसमें आपको सक्रिय रूप से काम करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि एक कुशल प्रबंधन टीम आपके लिए काम करती है, जैसे कि एक फ्रेंचाइजी, एक सफल ई-कॉमर्स स्टोर जिसमें ऑटोमेटेड सिस्टम हो, या कोई सॉफ्टवेयर कंपनी। बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, किताबें, संगीत या कोई भी रचनात्मक कार्य जो आपको रॉयल्टी या लाइसेंसिंग शुल्क के माध्यम से नियमित आय दिलाता है। अमीर लोग लगातार इन संपत्तियों को खरीदते और उनमें निवेश करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर उन चीज़ों पर अपना पैसा खर्च करते हैं जिन्हें वे गलती से संपत्ति समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में वे उनकी देनदारियां होती हैं और उनकी जेब से पैसा निकालती रहती हैं। यही वो बुनियादी अंतर है जो वित्तीय रूप से सफल और संघर्षरत लोगों के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचता है। भाग 3, चूहा दौड़, द रैट रेस से बाहर निकलना, कैश फ्लो क्वाड्रेंट का परिचय। कियोसाकी इस अध्याय में चूहा दौड़ की अवधारणा को और अधिक विस्तार से समझाते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी फंसे रह जाते हैं। नौकरी करना, वेतन पाना, बिलों का भुगतान करना और फिर अगले महीने उसी चक्र को दोहराना। जैसे जैसे उनकी आय बढ़ती है, अक्सर उनके खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़ जाते हैं, जिससे वे कभी भी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर नहीं बढ़ पाते। इस चूहा दौड़ से बाहर निकलने का मार्ग समझने के लिए कियोसाकी हमें कैश फ्लो क्वाड्रेंट नामक एक शक्तिशाली उपकरण से परिचित कराते हैं। ये क्वाड्रेंट हमें बताता है कि दुनिया में मुख्य रूप से 4 अलग अलग तरीकों से लोग पैसा कमाते हैं। 1. एम्प्लॉय। यह क्वाड्रेंट उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो किसी और के लिए काम करते हैं और बदले में वेतन या मजदूरी प्राप्त करते हैं। उनकी मुख्य प्राथमिकता अक्सर नौकरी की सुरक्षा, स्थिर आय और अच्छे लाभ होते हैं। 2. सेल्फ एम्प्लॉयड। इस क्वाड्रेंट में वे लोग शामिल हैं जो अपना काम खुद करते हैं, जैसे कि छोटे व्यवसायों के मालिक, फ्रीलांसर या कंसल्टेंट। वे खुद अपने बॉस होते हैं, लेकिन उनकी आय सीधे उनके द्वारा किए गए काम पर निर्भर करती है। अगर वे काम करना बंद कर देते हैं तो उनकी आय भी रुक जाती है। 3. बिजनेस ओनर। ये क्वाड्रेंट उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने एक ऐसा व्यवसाय या सिस्टम बनाया है जो उनके लिए काम करता है। उनके पास कर्मचारी होते हैं जो उनके व्यवसाय को चलाते हैं और उनकी आय उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी पर निर्भर नहीं करती है। 4. इन्वेस्टर। इस क्वाड्रेंट में वे लोग शामिल हैं जिनका पैसा उनके लिए काम करता है। वे विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में निवेश करते हैं, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट या अन्य व्यवसाय, और उनसे निष्क्रिय आय अर्जित करते हैं।
कियोसाकी ये तर्क देते हैं कि ई और एस क्वाड्रेंट में रहने वाले लोग अपनी मेहनत और समय को सीधे पैसे में बदलते हैं। उनकी आय सीमित होती है क्योंकि ये उनके द्वारा किए गए घंटों या उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं पर निर्भर करती है। दूसरी ओर बी और आई क्वाड्रेंट में रहने वाले लोग क्रमशः अपने सिस्टम और अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। यही वो कुंजी है जो वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं और चूहा दौड़ से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य बी और आई क्वाड्रेंट की ओर बढ़ना होना चाहिए। भाग 4, वित्तीय समझ की शक्ति और जोखिम का बुद्धिमानी से सामना करना। रिच डैड पुअर डैड का एक महत्वपूर्ण संदेश ये है कि अमीरी केवल बड़ी मात्रा में पैसा कमाने से नहीं आती है, बल्कि वित्तीय शिक्षा और सही मानसिकता के संयोजन से आती है। कियोसाकी कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर जोर देते हैं जो हमें वित्तीय रूप से बुद्धिमान बनने और जोखिम का बुद्धिमानी से सामना करने में मदद करते हैं। 1. डर, आलस्य और अहंकार पर विजय प्राप्त करें। कियोसाकी बताते हैं कि ये 3 नकारात्मक भावनाएं अक्सर हमारी सबसे बड़ी वित्तीय बाधाएं होती हैं। डर हमें नए अवसरों को आजमाने से रोकता है, आलस्य हमें कार्रवाई करने से रोकता है और अहंकार हमें सीखने और दूसरों से सलाह लेने से रोकता है। हमें इन भावनाओं को पहचानना और उन पर काबू पाना सीखना होगा। 2. वित्तीय जोखिम को प्रबंधित करना सीखें, न कि उससे बचना। अमीर लोग जोखिम लेने से डरते नहीं हैं, बल्कि वे जोखिम का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और बुद्धिमानी से निर्णय लेते हैं। गरीब लोग अक्सर अनिश्चितता के डर से किसी भी प्रकार के वित्तीय जोखिम से दूर भागते हैं, जिससे वे संभावित अवसरों को खो देते हैं। 3. बिक्री और मार्केटिंग के कौशल को विकसित करें। कियोसाकी का मानना है कि हर उद्यमी और निवेशक के लिए बिक्री और मार्केटिंग के बुनियादी कौशल होना बहुत जरूरी है। ये केवल उत्पाद बेचने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने, लोगों को प्रेरित करने और अवसरों को भुनाने के बारे में भी है। 4. एक अनुभवी मेंटर की तलाश करें। एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो पहले से ही वित्तीय रूप से सफल हो चुका है और जिसके पास अनुभव और ज्ञान है, आपकी वित्तीय यात्रा को बहुत आसान और तेज बना सकता है। एक अच्छा मेंटर आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है, गलतियां करने से बचा सकता है और आपको प्रेरित रख सकता है। भाग 5, वित्तीय स्वतंत्रता की राह, कार्रवाई करने के 10 ठोस कदम। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक सैद्धांतिक किताब नहीं है, ये एक व्यावहारिक गाइड भी है जो हमें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। कियोसाकी इस अध्याय में 10 ऐसे शक्तिशाली कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। 1. अपनी वित्तीय शिक्षा को लगातार बढ़ाते रहें। हर दिन कुछ नया पढ़ें, सीखें और समझें जो आपको वित्तीय रूप से अधिक साक्षर बनाए। किताबें पढ़ें, सेमिनार अटेंड करें, वित्तीय पॉडकास्ट सुनें और उन लोगों से जुड़ें जो वित्तीय रूप से सफल हैं। 2. अपनी खुद की संपत्ति बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। देनदारियों को कम करें और आय उत्पादक संपत्तियों को हासिल करने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। सोचें कि आप कैसे रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं, स्टॉक खरीद सकते हैं या अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। 3. अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। अपनी आय और व्यय का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करें। उन अनावश्यक खर्चों को पहचानें जिन्हें आप कम कर सकते हैं और उस पैसे को अपनी संपत्तियों में निवेश करें। 4. कर से यथासंभव दूर रहें। उच्च ब्याज दरों वाले उपभोक्ता कर्जों से बचें। अगर आपके पास कर्ज है तो उसे जल्द से जल्द चुकाने की योजना बनाएं। 5. पहले खुद को भुगतान करें। अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा, कम से कम 10-15%, हमेशा बचत और निवेश के लिए अलग रखें, इससे पहले कि आप अपने बिलों का भुगतान करें या अन्य खर्च करें। 6. एक मजबूत वित्तीय टीम बनाएं। ऐसे भरोसेमंद सलाहकार खोजें जो आपको कानूनी, वित्तीय और कर संबंधी मामलों में सही सलाह दे सकें। 7. जोखिम लेने से न डरें, लेकिन सोच समझकर। वित्तीय सफलता के लिए जोखिम लेना आवश्यक है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप शोध करें, सीखें और बुद्धिमानी से जोखिम का मूल्यांकन करें। 8. हार न मानें। वित्तीय स्वतंत्रता की राह में चुनौतियां और असफलताएं आएंगी। महत्वपूर्ण यह है कि आप उनसे सीखें और आगे बढ़ते रहें। 9. अपने वित्तीय ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें। जब आप दूसरों को वित्तीय रूप से साक्षर बनने में मदद करते हैं तो आपका अपना ज्ञान और समझ भी मजबूत होती है। 10. हमेशा सीखते रहें और नए अवसरों की तलाश करते रहें। वित्तीय दुनिया हमेशा बदलती रहती है। नए निवेश के अवसरों, नए व्यवसायों और वित्तीय रणनीतियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहें। निष्कर्ष: वित्तीय स्वतंत्रता की ओर आपका पहला कदम।
रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये एक आंदोलन है जो हमें सिखाता है कि सच्ची दौलत केवल बैंक खाते में जमा पैसे से नहीं मापी जाती, बल्कि हमारे पास मौजूद समय की स्वतंत्रता और अपनी शर्तों पर जीवन जीने की क्षमता से मापी जाती है। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस किताब के माध्यम से हमें एक शक्तिशाली संदेश दिया है। वित्तीय स्वतंत्रता कोई सपना नहीं है, बल्कि एक ऐसा लक्ष्य है जिसे सही शिक्षा, सही मानसिकता और निरंतर कार्रवाई के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आज ही अपनी वित्तीय यात्रा शुरू करें। अपनी सोच को चुनौती दें, वित्तीय रूप से साक्षर बनने का संकल्प लें और आय उत्पादक संपत्तियों का निर्माण शुरू करें। याद रखें, हर बड़ा सफर एक छोटे से कदम से शुरू होता है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा और आपने इससे कुछ नया सीखा, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण ज्ञान से लाभ उठा सकें। और हाँ, प्रॉफिट पेज को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही मूल्यवान कंटेंट मिलते रहें। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस किताब का कौन सा सिद्धांत आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और आप इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू करने वाले हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए और रोमांचक वित्तीय विषय के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में काम करते रहिए। धन्यवाद।